डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही संक्षेप में चर्चा करेंगे वॉल्फ्गंग कोहलर के कंट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, तीन इम्पोर्टेंट गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। उसमें एक हैं वॉल्फ्गंग कोहलर, जिनके आइडियाज का इस्तेमाल बहुत सारे एरियाज में है इंक्लूडिंग डिजाइन। लेकिन हम जो इनका एजुकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जिसको इनसाइट लर्निंग कहते हैं, हम उस पे फोकस करेंगे। थोड़ा सा जो इनका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जो बेसिक आइडियाज हैं इनके और इनके साथियों के, हम थोड़ा सा उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। कोलर बेसिकली एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब बेसिकली जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। नाजी पीरियड के दौरान वो जर्मनी छोड़ करके यूएस में सेटल हो गए। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, तीन लोगों ने मिलकर अपने अपने कंट्रीब्यूशन से ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी डेवलप की, जिसमें ये एक तो वोल्फगैंग कोहलर तो हैं ही, मैक्स वर्थीमर और कुर्ट कोफका, ये तीन लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिसने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी डेवलप की। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को एक पूर्ण के रूप में, एक होल के रूप में देखता है। वो ये कहते हैं कि जब हम अपनी चारों ओर की दुनिया का मतलब समझने बैठते हैं, लर्निंग क्या है? लर्निंग यही है ना कि हम अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से समझें और बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकें। तो ये कहते हैं कि हम अ, जब दुनिया को देखते हैं, जैसे मैं इस कमरे को देख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं पर्दे, दीवार, तार, कैलेंडर, लकड़ी, टेबल, डेस्क, तकिया, बैग, इनको अलग-अलग नहीं देखता हूँ। मैं इनको एक होल के रूप में देखता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट आइडिया है, क्योंकि इनका जो एक बेसिक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कोहलर का, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है, जर्मन में है तो उसकी ट्रांसलेशन अलग-अलग मिलती है। इसका जो सबसे पॉपुलर ट्रांसलेशन है, जिससे कि कोहलर खुद सहमत नहीं थे, इनका पॉपुलर जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सम इज मोर देन टोटल ऑफ इट्स पार्ट। सम जो है ना, वो होल जो है किसी भी चीज का, वो उसके पार्ट से बेहतर ज्यादा होता है। बाद में इस अनुवाद के खिलाफ उन्होंने लिखा, कोलर ने, उन्होंने कहा कि मेरा ये सेंस नहीं था, डिफरेंट होता है, ये मेरा सेंस था। जैसे अब कार के सारे पुर्जे अलग कर दें तो वो कार नहीं है, कार जो है वो पुर्जा नहीं है, फिर है ना, पुर्जे को बियॉन्ड असेंबल करने के बाद वो कार बनती है। तो अनलेस असेंबली इज डन, इट्स नॉट कार। तो जो होल बना, जो कार है, वो अपने पार्ट्स से डिफरेंट है। तो कई जगह अनुवाद इसका मिलता है, होल इज ग्रेटर देन, बट उनका था कि होल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, चीजों को पार्ट्स में नहीं देखता, होल में देखता, और कुछ चीजों पे ध्यान लगाता है। तो ये आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यदि हमको पता है कि माइंड किन पे ध्यान लगाता है, तो उसी आइडियाज को इस्तेमाल करके हम अपनी टीचिंग, ट्रेनिंग, डिजाइन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इनका फोकस परसेप्चुअल वर्ल्ड पे, हम चीजों को परसीव कैसे करते हैं, और गेस्टाल्ट के आइडियाज पे डिजाइन की फील्ड में बहुत ज्यादा काम हुआ है। मैं आपको कुछ अभी ब्रीफ एग्जांपल दूंगा, लेकिन मेरा पर्पस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बिल्कुल बेसिक आपको बतानी है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, और इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो आपको मैं ब्रीफली शेयर करूंगा। तो बेसिकली गेस्टाल्ट थ्योरी क्या कहती है? गेस्टाल्ट जर्मन में का मतलब है फॉर्म या शेप, उस सेंस में इस्तेमाल होती है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उसका अंग्रेजी में पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो चीज पूर्ण है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके वो गुण जो है वो नहीं होते। मतलब पार्ट्स को अलग अलग एनालाइज करेंगे, उससे होल की एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। ये गेस्टाल्ट का बेसिक आइडिया है। तो आइडिया ये कह रहे हैं कि टीचर्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो उनको समझ, टीचर्स जो है वो डेवलप करें बच्चों में, और उसको लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करनी चाहिए। अब लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल वर्ल्ड, जो दुनिया हम देखते हैं चारों तरफ, उसको हम, हमारा ब्रेन कैसे ऑर्गेनाइज करता है, इसके बहुत सारे लॉज हैं। बेसिक लॉ 6 हैं, और बाद में और भी कई तरीके के लॉ बने। तो गेस्टाल्ट लॉ मैं आपको 5 मिनट में डिस्कस करता हूँ। कई जगह गेस्टाल्ट लॉ कहते हैं, कई जगह गेस्टाल्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन क्या है? कि जो चीज
हमारा ब्रेन चीजों को कंटिन्यूटी में परसीव करता है। जैसे आप इस वाले इमेज में देखें, हैं सब एक जैसे ही, लेकिन आपको एक रेखा दिख रही है ना, जो डायग्राम की एक कोने से लेकर दूसरे कोने की तरफ जा रही है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कंटिन्यूटी में देखता है। अब इसका टीचिंग में इम्प्लीकेशन देखिए। टीचिंग में भी इम्प्लीकेशन ये है कि चीजें कंटिन्यूटी में, जैसे पहले 3 का पहाड़ा, 3 के पहाड़ा के बाद हम सीधे 7 के पहाड़ा में नहीं जाएंगे, 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, तो कंटिन्यू। क्लोजर, यदि कोई चीज अधूरी भी है तो ब्रेन है उसको कंप्लीट कर देता है। जैसे मान लो मैंने एलिफेंट की स्पेलिंग लिखी, पी और ए नहीं भी लिखा है, तभी भी आपका ब्रेन उसको एलिफेंट के रूप में देखता है। अभी अ, अ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब देखो, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो है, पांडा। अब पांडा में आप देखो, दोनों कान के बीच में लाइन नहीं खींची है, बट आपका ब्रेन उसको पूरी लाइन कंप्लीट के रूप में देखता है। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। सिमिलैरिटी, देखो ये इसमें अलग अलग शेप्स हैं। सिमिलैरिटी शेप, साइज, कलर किसी के बेस पर हो सकती है। हमारा ब्रेन उसको अपने आप ऑर्गेनाइज कर लेता है, सिमिलर चीजों को एक जगह ऑर्गेनाइज कर लेता है। फिर है प्रॉक्सिमिटी। आप नॉर्मली देखो कि 3 लोग यदि एक डेस्क पे 3 दिन से आप उनको साथ बैठे देख रहे हो, तो आप इमेजिन करते हो कि वो तीनों आपस में दोस्त होंगे, है ना? हमारा ब्रेन ऐसे ही उसको परसीव करता है प्रॉक्सिमिटी के आधार पे। प्रेग्नेंस, बेसिकली प्रेग्नेंस इज अ जर्मन फ्रेज, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ गुड फिगर। गुड फिगर देखो, अब देखो ये ओलंपिक का लोगो है। अब इसको मैं पूछूं क्या दिख रहा है? ब्रेन की आदत क्या होती है? चीजों को सिंप्लीफाई करने की। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, आप देख रहे हो कैसे ये 5 कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ तो आप क्या बोलते हो? ये जी 5 सर्कल है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसमें देखो बहुत सारे शेप्स दिख रहे हैं ना। आप ओवरलैप जहां हो रहे हो वहां देखो किसी और तरीके का शेप है। आप कर्व्स के रूप में नहीं देख रहे हो, आप सिंपली इसको 5 सर्कल के रूप में देख रहे हो। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। फिर है फिगर एंड ग्राउंड। ये यदि आपको इन सारे लॉज में से एक याद रखना है तो आपको फिगर एंड ग्राउंड याद रखना है, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर लॉ है। फिगर क्या कहते हैं कि जो नेचुरली हाईलाइटेड है वो फिगर है, और जो उसके आसपास का जो ब्लैंक स्पेस है, जिसको निगेटिव स्पेस कहते हैं गेस्टॉल्ट में, उसको उन्होंने कहा ग्राउंड। अब आप देखो इसको, ये बहुत पॉपुलर डायग्राम है। अभी आपको मैं पूछूं क्या दिख रहा है फिगर के रूप में? क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे फ्लावर पॉट है, वास जिसको बोलते हैं ना, फूलदान है। लेकिन आप ब्लैक वाला तो देख ही रहे हो, यदि आप व्हाइट वाले पार्ट को देखोगे तो लगेगा कि 2 व्यक्ति हैं जिनके नाक आपस में मिल रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, व्हाइट वाले पार्ट पे ध्यान लगाओ तो आप देखोगे। उसी तरह से इस डायग्राम में देखो, आपको गांधी जी दिखेंगे, बट बेसिकली व्हाइट स्पेस क्या है यहाँ पे? एप्पल का पार्ट है। एप्पल कटा हुआ किसी ने खा लिया है, वैसा एप्पल है। लेकिन यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो कटा हुआ पार्ट है उसमें आपको गांधी जी भी दिखेंगे। अब देखो, वो इसकी फिगर क्या है? इसमें जो तीसरा डायग्राम अभी मैंने आपको इमेज दिखाई है, फिगर में आप देखोगे तो क्या है? फिगर में एक पेड़ है, लेकिन आप पेड़ के तने के पास देखोगे तो लगेगा कि 2 जो बाघ हैं, टाइगर हैं, उनके मुंह आपस में मिल रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे डायग्राम। तो ये फिगर एंड ग्राउंड है। तो फोकस कौन सी चीज फिगर में और कौन सी बैकग्राउंड में? पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस का जो सेंस है वो गेस्टाल्ट है। इन सब का एजुकेशन में इंप्लीकेशन है जो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सीधे जा रहे हैं, गेस्टाल्ट की आइडियाज से ही कोहलर ने जो डेवलप किया उसको इनसाइट लर्निंग कहते हैं, जो इस पे अभी हम फोकस करने वाले हैं। तो यूजुअली तो एग्जाम में सिंपली पूछते हैं इनसाइट लर्निंग किसने दिया है। 4 लोगों के नाम होते हैं, कोहलर, टोलमैन, पियाजे, वाइगोस्की। तो आपको गेस करना होता है कि ये किसने दिया। तो आंसर बहुत क्लियर है, इनसाइट। इनसाइट क्या होती है? कॉज एंड इफेक्ट के बीच की रिलेशनशिप की जो समझ है वही आपकी इनसाइट है। ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जब मिल जाते हैं, आपको कई बार पता चलता है, कई बार पता नहीं भी चलता है, ओवर्ट भी होता है, कोवर्ट भी होता है, उसको हम कहते हैं इनसाइट। आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो, किसी से बात करते हो, कोई फिल्म देखते हो, आपको कोई इनसाइट मिलती है। तो इनसाइट क्या है? ऐसा लगता है बाहर से कि रिलेशनशिप जोड़ रही हैं आप, बट वो अपने आप जुड़ जाता है, इनसाइट, है ना? कॉज इफेक्ट की रिलेशनशिप का जो सेंस है वो इनसाइट है। और इनसाइट लर्निंग क्या है? इससे जो हम सीखते हैं, इनसाइट से जो सीखते हो, इनसाइट लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग क्या है? बेसिकली sudden realization of solution of any problem without repeated trials or continuous practice। देखो, अभी हमने थॉर्नडाइक की थियरीज पिछले वीडियोस में देखी हुई है, पढ़ी है। ट्रायल एंड एरर, उससे सीखते हैं। बट ये कहते हैं कि ट्रायल एरर की जरूरत ही नहीं होती, कई बार हमको इनसाइट मिलती है। कोई कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ट्रायल की जरूरत नहीं है, हमको पुराने एक्सपीरियंसेस के बेस पे ऐसी इनसाइट मिलती है कि हमको सोल्यूशन तुरंत से दिख जाता है। और ये व्यक्ति के पुराने अनुभव,
ऐसा लगता है वो नए सिचुएशन में अपने आप वो ढल रहे हैं और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है और लॉजिक अपने आप दिख रहा है। और उन्होंने काफी स्टडीज की, उन्होंने इस चिंपैंजी के साथ स्टडी की जिसका नाम है सुल्तान। तो सुल्तान एक्सपेरिमेंट यदि आपसे कभी भी एमसीक्यू में पूछा जाए कि सुल्तान, जैसे आपको याद है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बेंडूरा ने किया, लिटिल अल्बर्ट एक्सपीरियंस वॉटसन ने किया, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है सुल्तान एक्सपेरिमेंट वो कोहलर ने किया। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ एनिमल पे स्टडी कर रहे थे उन्होंने देखा, टेनरिफी एक जगह है वहां पर उन्होंने ये देखा कि चिंपैंजी पे जब वो अध्ययन कर रहे थे वो कह रहे थे कि ट्रायल एरर के बजाय वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बजाय ट्रायल एरर के बजाय वो अपनी इंसाइट यूज करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सुल्तान का जो एक्सपेरिमेंट था कि कैसे कोई चीज उठानी थी तो कैसे उसने अपने आप दो डंडे जोड़े और उससे उसको दो अलग अलग डंडे दिए गए थे पर दोनों को जोड़कर उसका इस्तेमाल किया। मैं सुल्तान एक्सपेरिमेंट में ही नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आप गूगल पे सुल्तान एक्सपेरिमेंट देख के उसको बारे में और आप जान सकते हैं। तो इनसाइट लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पहले तो इनसाइट जो है ना वो जो इश्यू का जो हार्ट है, इस इश्यू का जो केंद्र बिंदु है सीधा आपको उसको क्लियरली देखने की क्षमता विकसित करता है। और ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है, ये लार्जली अनकॉन्शियस प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, गेस्टॉल्ट प्रोसेसेस के द्वारा होता है। चीजों को जब होलिस्टिकली देखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, उसका डिस्टिल्ड आउटपुट जो है ना वो इनसाइट के रूप में दिखता है। ऐसा लगता है कि सडन रियलाइजेशन हुआ है बट उसके पीछे सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है वो चल रही होती हैं। आपके जो एक्सपीरियंसेस की डिस्टिलेशन जो है वो हो रही होती है, वो छन रहा होता है और उससे इनसाइट क्रिएट होती है और आप उस पल में डिसाइड करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो पहले पार्ट में तो आपने जो पहले रिसर्च कर रखी होती है, मैं भी जैसे कोई चीज लिख रहा होता हूँ तो उसके बारे में जब मैंने 20 चीजें पढ़ी तो अपने आप कहीं ना कहीं ब्रेन में वो फॉर्म होती है, उसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो निकल करके आता है जिसको प्री सोल्यूशन पीरियड वो कहते हैं। और उसके बाद वो थोड़ी देर उसको छोड़ दो, जब वो पकता रहता है धीरे 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 और फिर अचानक से वो लगता है आइडियाज निकला। आपने मैडम क्यूरी के बारे में सुना होगा, कैसे रेडियम का आविष्कार किया, या जिसने बेंजीन का स्ट्रक्चर जिसके दिमाग में आया, या जो वॉटसन इन क्रीक जिनके दिमाग में डीएनए का मॉडल आया। ऐसा लगता है कि तुरंत आया बट उसके पीछे की जो प्री सॉल्यूशन फेज था, फिर एक लेजर का पीरियड था जब आइडलनेस का पीरियड था और उसके बाद अचानक से ऐसा लगता है कि वो हुआ है। अचानक से नहीं होता, उसके पीछे सब कॉन्शियस की बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है वो चल रही होती है। तो आइडिया होना काफी नहीं है, इसको वर्किंग स्टेज तक पहुंचाने पर ही वो इंसाइट है वो लर्निंग में कन्वर्ट होती है। इसका कुछ और गुण ये है कि इंसाइट से ही परसेप्शन चेंज होता है। और आपको याद है कि गेस्टॉल्ट थियरी ही है परसेप्शन को की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इंसाइट अचानक से आता है लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड होती है, पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है और समझ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हायर ऑर्डर एनिमल में इंसाइट ज्यादा है। चिंपैंजी आपको पता है हायर ऑर्डर एनिमल है, चिंपैंजी और इंसान में बहुत थोड़े से का फर्क है। इंफीरियर एनिमल जो लोअर ऑर्डर एनिमल्स हैं उनमें इंसाइट्स नहीं होती। एज का भी फर्क देखा गया है, एडल्ट्स जो है वो इसमें थोड़े बेहतर होते हैं। और पास्ट एक्सपीरियंसेस और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो गेस्टॉल्ट का सारांश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं। लर्निंग पर्पसफुल गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, सिचुएशन की पूरी पूर्ण दृष्टि होल पे फोकस होना चाहिए, न कि पार्ट फोकस होना चाहिए। इसी से शिक्षा का सूत्र निकला है, फ्रॉम होल टू पार्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इससे डेवलप होता है, रीजनिंग डेवलप होती है, इमेजिनेशन क्रिएटिविटी इससे डेवलप